Yes, ma'am. Hello everyone, how are you? We are fine, ma'am. And what about you? I'm also What about you? बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपनी हिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो चोल अंपायर है उसमें कौन कौन से टेम्पल बनवाए गए थे एंड उन टेम्पल को बनवाने में वो क्या चीजें यूज करते थे जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो गए थे। तो बेटा उनके बारे में एक चीज और बताई जाती है चोल राजाओं के बारे में कि उनके टाइम पे एग्रीकल्चर काफी अच्छा था। उन्होंने काफी सारी नई नई टेक्निक यूज की थी एग्रीकल्चर की प्रोसेस के लिए। तो कौन कौन सी टेक्निक थी? तो बेटा अभी फिलहाल हम चोल अंपायर के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं बेटा, जो चोल अंपायर है, जिस समय ये लोग शासन कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि केवल चोल अंपायर ही ऐसा था जिनका शासन बना हुआ था पूरे टाइम तक। बीच में इनकी भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। किसके साथ होती थी ये बेटा आपने सिक्स क्लास में अपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा, संगम लिटरेचर, संगम साहित्य वाले में चैप्टर में। चोल चेर पांड्य ये तीन वंश थे जिनके बीच में स्ट्रगल होता रहता था। पढ़ा है बेटा आपने? चलिए फिलहाल नहीं याद होगा आपको। तो बेटा आज हमें क्या पढ़ना है कि जो चोल अंपायर था इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरीके से होता था। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? No, ma'am. Yes, ma'am. तो लास्ट क्लास में हमने इस टेम्पल के बारे में डिस्कस किया था। कौन सा टेम्पल है बेटा ये? अव्यांशु कौन सा टेम्पल है बेटा ये? अभिषेक आपको याद है? कोंडालापुरम। चोलापुरम। ये चोल राजाओं ने बनाया है, इसका नाम चोलपुरम रख दिया गया है। ठीक है बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर के बारे में। Yes, ma'am. तो एग्रीकल्चर लोगों ने किस तरीके से किया था, क्या क्या चीजें थी जो आई, क्योंकि इनके आने से पहले कोई भी खेती का नहीं जानता था। हाँ, कुछ लोग खेती करते हुए चलते थे। आकृति आप यहाँ से बात करिए बेटा, अपना माइक ऑफ करिए। इसके पहले बेटा क्या कहा जाता था कि जो लोग होते थे वो इधर उधर घूमते रहते थे एंड हमने पढ़ा था झूम कल्टीवेशन के बारे में, झूम खेती की जाती थी। लेकिन जब जब चोल अंपायर आया, जब चोल राजा आए तो इन्होंने बाकी लोगों को भी नई टेक्निक सिखाई कृषि करने की। तो ऐसा क्या क्या किया था इन्होंने एग्रीकल्चर में, क्या क्या चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की? तो मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो बेटा ऐसी बहुत सी उपलब्धियां थी जो चोल अंपायर के आने के बाद एग्रीकल्चर में पॉसिबल हो पाई। तो इन्होंने क्या क्या चीजें करना सीखा? सबसे पहले तो बेटा जो साम्राज्य था वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ था एंड जो कावेरी नदी थी उसके आसपास की जमीन थी, जो जमीन थी वो काफी फर्टाइल थी। तो बेटा नदियों के आसपास की जमीन फर्टाइल क्यों होती है, इसका रीजन पता है किसी को? कोई भी रिवर है उसके आसपास की जमीन फर्टाइल होती है, तो इसका क्या रीजन होता है? उसके आसपास की जमीन पे खेती काफी अच्छी होती है। मुस्कान आपको पता है बेटा? यस अभिषेक आपको पता है? नहीं। बेटा मैंने आपसे पूछा कि जो नदियां हैं, ये नदियों के किनारे वाली जो जमीन होती है वो फर्टाइल क्यों होती है, उसके आसपास की जमीन काफी फर्टाइल होती है, तो इसका रीजन क्या होता है? पता है बेटा आपने से किसी को? अभिषेक बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मुस्कान, यस मुस्कान आप बताइए। यस काव्यांशु आप बताइए।
channels are to provide the necessary moisture for agriculture, particular the cultivates the field. चलिए, वेरी गुड बेटा, वेल ट्राइड। तो बेटा आप सभी ने ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम रॉक्स फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, याद है आप सभी को? यस मैम। तो Yes, ma'am. सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? Yes, ma'am. सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, याद है आपको? जैसा अभिषेक आप बताइए। Yes, ma'am. When the igneous rocks particles fall from the mountains and they sediment down, then they made a sedimentary rock. चलिए बेटा, वेरी गुड, आप लोग पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, क्लियर हो गया। तो बेटा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि जो इग्नियस रॉक फॉर्म होती है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बहा के नीचे लाए जाते हैं। ये किसके थ्रू बहाए जाते हैं? या तो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट होते हैं, या फिर वाटर के थ्रू। तो बेटा जब वाटर Yes, ऊपर ma'am. कहीं पहाड़ों से बह करके फ्लो होकर के नीचे आता है तो ऊपर से एंडसेल्ड पार्टिकल्स ये भी कट करके आते हैं। एंड बेटा जहां पर नदियों को फ्लैट एरिया मिलता है, समतल एरिया, वहां पर आने के बाद ये पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और उसके आगे नहीं जाते। तो नदियों के आसपास की जमीन इसलिए ही फर्टाइल होती है क्योंकि वहां पर जो मिट्टी होती है वो ऊपर से लाई गई मिट्टी होती है जो कि काफी उपजाऊ होती है क्योंकि ऊपर वाली लेयर ही कट करके आती है। ठीक है बेटा? तो अभी Yes, हम ma'am. क्या पढ़ रहे थे? जो चोल अंपायर था ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ था एंड जो कावेरी नदी है उसके आसपास की जमीन काफी चलिए तो बेटा फिर हम क्या पढ़ रहे थे? जो मैंने आपको बताया कि जो चोल अंपायर है ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ था एंड ये कावेरी नदी के आसपास बसे होने के कारण इसके आसपास का जो एरिया था वो काफी फर्टाइल था। यहाँ पर जितनी भी मिट्टी थी, जो उसके आसपास की मिट्टी थी वो फर्टाइल थी क्योंकि ये ऊपर से बह करके आती थी और यही कारण था कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा किया जा सकता था। लेकिन इसके पहले भी नदियां होती थी, उसके आसपास की जमीन भी फर्टाइल होती थी, लेकिन लोगों के माइंड में एग्रीकल्चर का विचार कभी भी उनके माइंड में नहीं आया कि खेती की जाए। केवल चोल अंपायर आने के बाद ही ऐसा पॉसिबल हुआ कि लोगों ने खेती करने के बारे में सोचा। तो बेटा यहाँ पर ये जो चोल अंपायर हैं ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये कावेरी नदी है एंड इसके आसपास क्या करते थे ये लोग? क्या करते थे? चैनल बना करके, छोटे छोटे नदियां बना करके खेती करते थे और अपने खेतों में पानी पहुंचाते थे। ये देखिए ये पूरी नदी है, इसके आसपास की जो जमीन होती है वो काफी फर्टाइल होती है। ये क्या करते थे? यहाँ से नालियां निकाल देते थे, छोटी छोटी चैनल बना देते थे, जिसकी वजह से नदियों का पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खेतों तक चला जाता था एंड इनके खेतों को पानी मिल जाता था और सिंचाई हो जाती थी उसकी। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. तो बेटा जब कावेरी नदी जब बह के आती है ऊपर से तो ये जब नीचे आने लगती है सरफेस पे तो ये सरफेस पे आने से पहले, फ्लैट एरिया पे आने से पहले ही काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए जैसे जब नदी पहाड़ों से गिरती है तो वो डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में या एक ही रास्ते से नहीं गुजरती, बीच में जो पहाड़ होते हैं वो इधर उधर टूटे फूटे होते हैं एंड नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं बीच में। तो बेटा ये जहां पर भी बह के जाती हैं, जिस जगह जाकर के रुकती हैं वहीं वो अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती हैं और वहां की जमीन काफी फर्टाइल होती है। और यही कारण है कि इस नदी के आसपास जितनी भी जमीन होती है सभी जगह की मिट्टी फर्टाइल होती है। एंड बेटा आगे देखिए जो वाटर है जो इन चैनल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है खेतों तक, ये एग्रीकल्चर के लिए मॉइस्चर देता है, नमी देता है, क्योंकि उस समय बारिश लोग जो हैं उनके पास और कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं थी एग्रीकल्चर करने के लिए, ना तो उन लोगों के पास मशीनें होती थी, ना हैंडपंप होता था,
ये लोग ओनली और एंड ओनली किस पे डिपेंड थे? कावेरी नदी पर। ठीक है बेटा। एंड इन चैनल्स के थ्रू ये नदियों तक अपने खेतों तक पानी पहुंचाते थे। उनके खेतों को मॉइस्चर मिलता था एंड उसके बाद वो राइस की कल्टीवेशन करते थे, चावल की खेती कर पाते थे। ओके बेटा। मुस्कान, अब आवाज जा रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, वेरी गुड। अभी मुस्कान को बीच में आवाज नहीं जा रही थी, है मुस्कान बेटा? आवाज नहीं जा रही थी आपको? Yes, ma'am. नहीं आ रहे थे। हाँ, परेशान लग रहे थे आप। चलिए तो बेटा, अब ये ध्यान रखना है आपको, खेती करना हमें किसने सिखाया है? चोल अंपायर ने। हम चोल अंपायर के थ्रू ही खेती करना सीख पाए हैं। एंड बेटा पता है इन्होंने खेती करना कब स्टार्ट किया था? कृषि कब से स्टार्ट हुई है? लगभग 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच में, यानी 500 से 600 के बीच में ही हम लोगों ने खेती करना सीख लिया था। ठीक है। तो Yes, ma'am. ये लोग Yes, ma'am. मेनली क्या उगाते थे? चावल। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग चावल ही खाते हों। एंड बेटा आपको ये पता है कि चोल अंपायर आज के टाइम पे कौन से एरिया में शासन कर रहे थे? आज वो एरिया कहाँ है? किसी को पता है बेटा? नो। आपको No, पता है ma'am. कावेरी नदी जो है वो कौन से एरिया में है आज के टाइम पे? चलिए मैं बताती हूँ बेटा आपको। आप लोग तमिलनाडु जानते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज के टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे तमिलनाडु है वहां पर चोल अंपायर शासन कर रहा था। तमिलनाडु और उनके आसपास की जगह पर किसका शासन था? चोल अंपायर का। ये देखिए, जब हमने मैप डिस्कस किया था ना तो मैंने आपको दिखाया भी था। ये जितना भी यहाँ का एरिया है, यहाँ पर चोल अंपायर शासन कर रहे थे। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और तमिलनाडु जो आज के टाइम पे भी ऐसी जमीन है जहां पर पानी बहुत है, वहां पर आज भी चावल की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा सबसे पहले खेती की शुरुआत परमानेंटली कहाँ हुई थी? आपको याद रखना है, तमिलनाडु से। ओके। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि इसके पहले जो हमने पढ़ा है ना बेटा 6th क्लास में, कि लोगों ने चावल उगाना, जौ उगाना सीखा था, ये सारा वो उन्होंने उगाना तो सीख लिया था, लेकिन वो परमानेंटली रह करके या फिर बहुत बड़े लेवल पे खेती नहीं करते थे। ये कब शुरू हुआ? चोल अंपायर के आने के बाद ही। एंड कहाँ पर शुरू हुआ था? तमिलनाडु में। ओके बेटा। Tamil Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, शुरू ma'am. हुआ है, इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी। तो बेटा ये 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में हुआ है। that this area was opened up for large scale cultivation। एंड बेटा ये जो एरिया है, यानी तमिलनाडु का जो एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी, लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन किया जाता था। कैसे किया जाता था? क्योंकि आपको तो पता है बेटा कि अभी हम लोग, अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछें तो वो क्या बताएंगे कि हमारे टाइम पे ना बहुत सारे पेड़ थे, अब साफ हो गए हैं। दैट मीन्स कि उनके भी आने से पहले और बहुत पहले पूरा जंगल ही रहा होगा। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए उन्होंने अपने रहने के लिए जंगल साफ कर दिया, पेड़ों को काट दिया और घर बना लिए। तो बेटा जिस टाइम चोल अंपायर ने खेती करना सीखा तो इन्होंने भी सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने जंगलों को साफ किया, बहुत सारे एरिया के जंगलों को साफ कर दिया, जमीन लेवल किया। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी, उसे लेवल किया, बराबर किया। In the delta region, embankment had to build to prevent flooding and canals had to be constructed। अब आगे देखिए उन्होंने क्या किया बेटा, जो डेल्टा रीजन है यानी जो किनारे के क्षेत्र थे, जो नदी का किनारा होता है, वहां पर इन्होंने मेड़ बनवा दी, बांध बनवा दिए थे, ताकि Yes, बाढ़ ma'am. आने का खतरा ना हो। क्योंकि अगर बाढ़ आ जाती, अगर नदी का पानी ज्यादा हो जाता तो किसको नुकसान पहुंच जाता? यस बेटा आप बताइए, किसे नुकसान पहुंचता? तो नहीं करते तो। Ma'am, the ruler of Chol Empire.
बेटा इनके And the people who is in the अंपायर पे ही नहीं, इनकी जो खेती थी, इनके जो खेत थे जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, वो खेत भी खराब हो जाते क्योंकि इन्होंने मेनली जो खेती की थी वो थी। ठीक है बेटा। ये लोग क्या करते, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने नदी के किनारे के जो एरिया थे वहां पर मेड़ बनवा दी, बांध बनवा दिए ताकि बाढ़ आने का खतरा ना हो। एंड इसके अलावा इन्होंने कैनल्स भी बनवा दिए, छोटी छोटी नहरें बनवा दी ताकि नदी का पानी कभी बढ़े ही ना। अगर मतलब नदी का लेवल ऊपर चला जाता है तो नहरों के थ्रू वो पानी दूर दूर तक बढ़ जाए। ठीक है बेटा। एंड इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, Yes, ma'am. कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड कैरी वाटर टू द फील्ड्स। एंड बेटा इन्होंने नहरें इसलिए भी बनवाई थी क्योंकि नदी का पानी उनके खेतों तक पहुंच सके। आज हम लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे मशीनें चला देते हैं और मशीन से पानी खेतों तक पहुंच जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना उनको इसकी किसी टाइप की नॉलेज थी। तो इन्हें खेती करने के लिए क्या करना पड़ा था, पहले नहरें बनाई थी इन्होंने जिससे इस नदी का पानी उनके खेतों तक पहुंच जाता था। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. एंड ये लोग एक साल में 2 टाइप की फसल उगाते थे। जैसे बेटा आपके यहाँ पर भी Yes, ma'am. एक साल में 2 टाइप की फसल उगाई जाती है। आपको पता है बेटा कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं आपके यहाँ पे? एक साल में कितने टाइप की फसल उगाई जाती है, Yes, ma'am. पता है किसी को? नहीं। Yes, ma'am. तो बेटा एक साल में 2 टाइप की फसल उगाई जाती है, एक होती है रबी की फसल और दूसरी होती है खरीफ फसल। एक हर सीजन में उगाई जाती है। आकृति बेटा आपके यहाँ से मेरा आवाज आ रही है, माइक ऑफ करिए। मैम कोई नहीं बोल रहा है। बेटा लेकिन आपकी जो स्क्रीन है वो हाईलाइटेड हो रही है, दैट मीन्स कि आपके यहाँ से आवाज आ रही है। जिसके यहाँ से आवाज आती है उसके स्क्रीन में बॉर्डर दिखता है येलो कलर का, ग्रीन कलर का। चलिए तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे कि ये लोग क्या करते थे, कैनल्स बनाते थे एंड कैनल्स के थ्रू इनके एरिया में पानी पहुंच जाता था। एंड फिर ये एक साल में 2 टाइप की फसल उगाते थे। मैंने अभी आपको बताया हमारे यहाँ पर भी एक साल में 2 टाइप की फसल उगाती हैं। एक सीजन में चावल उगाया जाता है, एक सीजन में गेहूं उगाया जाता है। एंड चावल को सर्दियों में काट लिया जाता है। चावल जो है बेटा बरसात के सीजन में उगाते हैं क्योंकि चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। देखा है ना आपने, बहुत ज्यादा पानी चाहिए चावल की खेती करने Yes, में। ma'am. एंड गेहूं के लिए उतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो गेहूं को ऐसे टाइम पे उगाया जाता है जिस समय बरसात ना हो। तो ऐसा ही ये भी टेक्निक हमें चोल अंपायर ने ही दी है कि हम एक साल में 2 फसल उगा सके। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. In many cases it was necessary to water crops artificially। एंड बेटा कभी कभार इन्हें ये खेत ऐसी जगह भी उगाते थे जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता था, जो इन नदियों से बहुत दूर होता था। तो वहां पर ये कैसे सिंचाई करते होंगे? काव्यांशु आप बताइए बेटा, जिन जगह नदी का पानी नहीं पहुंच पाता था वहां पर ये लोग कैसे सिंचाई करते होंगे? मैम नहर बनाकर। तो इतनी दूर तक तो नहर भी कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती थी क्योंकि नहरें बनाने के लिए बहुत आदमी चाहिए। एंड जो चोल अंपायर था इसमें ये अधिकतर तो इन्हें लड़ाइयों में ही अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता था क्योंकि दूसरे राजा अटैक करते थे। तो ये इनके पास इतने सारे वर्कर नहीं होते थे कि ये बहुत दूर तक नहर बनवा सके। तो ये ऐसा क्या करते थे जिससे दूर के खेतों में भी पानी मिल जाता था। चलिए बेटा आप बताइए, अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आती तो आप क्या करते इस सिचुएशन में? बहुत दूर अगर पानी होता और आपको खेती करनी होती तो क्या करते उस सिचुएशन में? काव्यांशु आप बताइए। मैम पाइप
पाइप देखते थे। बेटा पाइप नहीं होती थी उस समय, ना तो लाइट होती थी, तो पाइप से कैसे पानी पहुंचाया जा सकता था? अभिषेक आप बताइए बेटा। Ma'am, we try to deal with the person who is the main of the river, which was near the fields. चलिए कोमल आप बताइए बेटा, आप कैसे करते? अगर नदियां काफी दूर होती हैं और आपको अपने खेतों में मैम आई यस कोमल। मुस्कान आप बताइए बेटा। Ma'am, I used to dug the well and tanks for the irrigation. चलिए वेरी गुड। यानी आपके अंदर भी चोल अंपायर वाला माइंड है। चोल अंपायर में भी बिल्कुल ऐसा ही किया था राजाओं ने। तो उन्होंने भी बेटा कुएं बनवाए थे एंड वो टैंक बनवाते थे, बड़े बड़े सरोवर बनवाते थे, और उनमें क्या हो करते थे ये लोग, बारिश का पानी कलेक्ट करते थे। जैसे आपको साइंस में पढ़ाया होगा बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सभी ने पढ़ा है ना इसके बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बारिश के पानी को इकट्ठा करना है टैंक में, तो उसमें क्या किया जाता है, छतों से पाइप लगा करके एक टैंक में पानी इकट्ठा किया जाता है। तो वो इसलिए इकट्ठा करते हैं कि कभी कभार इन फ्यूचर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो बेटा जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोसेस है जिसे हम आज के टाइम पे अपनाते हैं, ये हमसे पहले सबसे पहले चोल अंपायर वाले लोग कर चुके हैं। इन्होंने भी बारिश का पानी कलेक्ट किया था और इन्हीं ने ही हमें बताया है, हम तक मैसेज पहुंचाया कि इस तरह पानी को कलेक्ट किया जा सकता है। एंड सबसे पहली बात बेटा ये देखिए, ये जो प्रोसेस है ये आज के टाइम पे हमारे लिए कितनी यूजफुल है, क्योंकि उन्हें ये तो नहीं पता होगा कि आगे चल के पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन आज के टाइम पे पानी की कमी बहुत जगह है, मोस्टली जगह पर पानी की कमी है। एंड वहां पर ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा अप्लाई की जाती है। ठीक है बेटा। तो ये लोग क्या करते थे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर उनके खेत दूर होते थे तो ऐसा नहीं है कि वो जैसा कि काव्यांशु ने बताया बेटा, वो लोग पाइप नहीं लगाते थे, इतनी दूर तक पाइप नहीं पहुंचाया जा सकता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग कुएं खुदवाते थे एंड टैंक्स बनवाते थे ताकि उनमें बारिश का पानी स्टोर किया जा सके। इन अदर प्लेसेस ये देखिए, पहले तो वेल्स डग करवाते थे एंड इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। एंड बहुत सी जगह पर रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए टैंक्स खुदवाते थे। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। अब बेटा जैसा कि हम आज लोग खेती करते हैं तो इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस इंक्लूड होती है। अगर आप किसी किसान से बात करें, आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे जो स्कूल के टीचर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, जो एक नौकरी करता है वो भी बहुत मेहनत करता है, पूरे टाइम बिजी रहता है, लेकिन एक खेती करने वाला किसान, उसके पास कोई काम नहीं होता। ऐसा लगता है बेटा आपको? No, ma'am. ज्यादा मेहनत कौन करता है? Farmers. फार्मर। क्योंकि बेटा जो लोग मेंटली वर्क करते हैं वो, उन लोगों का वर्क उतना हार्ड नहीं होता, क्योंकि जब वो सो जाते हैं ना तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, उनका माइंड फिर से एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो लोग फिजिकली वर्क करते हैं तो एंड उनके माइंड में टेंशन भी चलती रहती है कि कल क्या होगा, ये कैसे होगा, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। दैट मीन्स कि वो फिजिकली तो वर्क कर ही रहे हैं, मेंटली भी टायर्ड हो रहे हैं। तो जो हमारे फार्मर हैं बेटा वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, वो पूरे दिन धूप में रह करके कड़ी मेहनत करते हैं एंड उसके बाद खेती करते हैं। और उसमें बहुत सारी प्रोसेस इंक्लूड होती है, जैसे कि पहले वो क्या कर फ्लफिंग की जाती है, फिर बीज डाले जाते हैं, खाद डाली जाती है, बीज बोए जाते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, बीच में कुछ वो जो कीड़े होते हैं वो फसलों को काटना शुरू कर देते हैं, उस टाइम उन्हें बचाना पड़ता है एंड उसके बाद आफ्टर दैट उनकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, कटिंग होती है, उन्हें इकट्ठा करके रखना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा झमेला होता है। जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और ऐसा ही बेटा जो चोल अंपायर हैं
उस टाइम पे क्या करना होता था, उन्हें इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि जब खेती की जाती है ना तो उसके लिए पहले से प्लान करना पड़ता है कि हम कौन सी फसल उगाएं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए कितने वर्कर चाहिए, सिंचाई कैसे होगी, हार्वेस्टिंग कैसे होगी, कहाँ रखा जाएगा स्टोर करके, ये सारा पहले से प्लान करना पड़ता है। तो बेटा जो चोल अंपायर जो था, इन्हें भी प्लानिंग करनी पड़ती थी। किस किस चीज की प्लानिंग? सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से खेती की जाए, लेबर कितने होंगे, कौन से लेबर को यूज किया जाएगा, रिसोर्सेज क्या होंगे, यानी कौन से बीज डाले जाएंगे, कौन सी खाद डाली जाएगी, एंड इसके अलावा मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, इसका रख रखाव किस तरह किया जाएगा। दैट मीन्स कि जब फसल उगेगी तो बीच बीच में उसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसमें पानी कैसे दिया जाएगा, क्योंकि बिना पानी के कोई भी फसल खराब हो जाती है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. तो इस Yes, ma'am. पूरी प्रोसेस के लिए पहले करनी पड़ती थी। Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. तो बेटा जो चोल अंपायर के जो राजा थे, जितने भी शासक थे, उन्होंने खेती करने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कि चोल अंपायर ही वो पहला ऐसा वंश था जिन्होंने हमें खेती करना सिखाया है। हो सकता है कि अगर ये ना आए होते हमारे देश में तो आज के टाइम पे हमारा देश एक एग्रीकल्चर प्रोसेस वाला, या बोलते हैं कृषि प्रधान देश, हमारा भारत आज इस कंडीशन में नहीं होता। तो ये चोल अंपायर की ही देन है कि आज हमारे एरिया में सबसे ज्यादा खेती होती है। ठीक है बेटा? Yes. Yes, ma'am. अब एक बार देखिए बेटा, इसके साइड में हमें क्या दिया हुआ है, ये 9th सेंचुरी का सीन है। अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा होगा ये तो आजकल का ही है, लेकिन ये 9th सेंचुरी का सीन दिया हुआ है हमें, 9वीं शताब्दी का, आज से लगभग कई हजारों साल पहले। तो यहाँ पर बेटा एक ये गेट बनाया हुआ है, एक ये तमिलनाडु में है, और ये गेट क्यों बनाया गया है? इट रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक इनटू द चैनल्स दैट इरिगेटेड द फील्ड। तो बेटा इससे क्या होता है, जब नदी का पानी काफी ज्यादा हो जाता है तो इनसे वो पानी, इनके द्वारा वो पानी जो है वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए इस टाइप के गेट बनाए जाते थे। ठीक है बेटा? क्योंकि बीच में इस तरह के गेट बना देने से क्या होता था, वो लोग उन्हें चैनल्स बनाने में आसानी होती। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या करते थे बेटा, इन्हें बनाने से जो नदियों का बहाव है वो भी काफी ज्यादा नहीं होता था, एंड दूसरे एरिया में अगर खेत हो तो वहां पर नुकसान नहीं होता था ज्यादा। ठीक है बेटा? एंड जब ये लोग खेती करते थे तो क्या करते थे, Yes, ma'am. इन्हीं के थ्रू यहीं से चैनल्स बना देते, मतलब बीच में से कट करके चैनल्स भी बना देते थे ताकि दूसरे एरिया में पानी पहुंचाया जा सके। ये जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा आपको ये याद रखना है, अगर आप किसी फार्मर से बात करें ना तो उसे बिल्कुल बताना है कि किसके कारण आज आप खेती सीख पाए हो। चोल अंपायर ही था जिन्होंने हमें खेती करना सिखाया। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. एंड बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो चोल अंपायर है इसमें कितने टाइप्स की जमीन होती थी, अलग अलग प्रकार की भूमि होती थी। जैसे आज के टाइम पे हमने एक स्कूल नाम दे दिया, एक मॉल नाम दे दिया है, एक अपार्टमेंट नाम दे दिया, होटल नाम दे दिया है। तो ऐसे ही चोल अंपायर में भी अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो वो क्या क्या नाम थे ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आज इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेंड करना है, आप लोगों को वो सबमिट करना है, एंड मैं आपको इस चैप्टर की वोकैबुलरी सेंड करूंगी। ठीक है? तो आपको वो Yes, ma'am. करनी है, Yes. एंड इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करने हैं, वो मैं अभी आपको सेंड करती हूँ, आपको खुद से नहीं करना है, मैं आपको सेंड करूंगी। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आप सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर की वोकैबुलरी का टेस्ट होगा।
बेटा नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर की वोकैबुलरी का टेस्ट देना है आपको, ठीक है? Yes, ma'am. एनवायरमेंट वाला चैप्टर याद है आप सभी या भूल गए? Ma'am, learn है. चलिए वेरी गुड। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आना है। फिलहाल ये जो लास्ट वाला टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट लास्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा? Yes, ma'am. एंड बेटा इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी टेस्ट के बाद, उस वाली क्लास में आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। Yes, ma'am. एंड इसके बाद आपको पढ़ना है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, वो सुल्तान के बारे में है। कि अभी हमने पढ़ा था ना बेटा कि मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था हमारे देश में, एंड उसके आने के बाद ही मुस्लिम धर्म में सबसे पहले कौन सा राजा आया और वो राजा कैसा था, उसे किस मतलब क्या उससे कोई हारा या नहीं, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। ओके बेटा? Yes, ma'am. आज का टॉपिक Yes, ma'am. बेटा आज वाला टॉपिक समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो फिर मैं आपको अभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सेंड करती हूँ एंड बाकी हमें अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। ओके बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.